अगली वाली साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे ये पार्टिकुलरली कुछ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवियों से जुड़ी हुई है। कुछ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सकते हैं, खा जाते हैं, लेकिन वही माइक्रोब्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी ले जाते हैं, मतलब एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी ले जा लेते हैं। मतलब एक तरफ तो सॉल्यूशन है लेकिन दूसरी तरफ खतरे भी बन जाते हैं। बात करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या की। प्लास्टिक एक चीप एंड वर्सटाइल मटेरियल है, लेकिन ये सड़ता गलता नहीं है, डीके काफ़ी लंबा है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिनको कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। 5 mm से छोटा साइज, एंड नैनो प्लास्टिक जो कि 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे साइज के रहते हैं। जैसे एक पानी की बोतल जब फेंकते हैं तो वो मिट्टी में घुलती नहीं है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके ज़मीन और नदी में हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद आगे बात करी जाती है हॉटस्पॉट के रूप में माइक्रोप्लास्टिक की। अब ये जो छोटे छोटे कण हैं पानी और मिट्टी में सालों तक बने रहते हैं। ये कण एंटीबायोटिक मतलब दवा, हैवी मेटल, टॉक्सिक केमिकल अपने ऊपर चिपका लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई गंदा स्पंज जो हर तरह की गंदगी को सोख लेता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी होते हैं। इस पर बैक्टीरिया आसानी से चिपक करके बढ़ते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया है कि ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी कैरी करते हैं, यानी दवा भी उन पर असर नहीं करती है। अब बात करी जाती है बायोडिग्रेडेशन की, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में जैव अपघटन। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं, मतलब कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे एंजाइम बना रहे हैं जो प्लास्टिक को तोड़ देते हैं। जैसे PETase एंजाइम, आइडोनेला साकानिस नाम के बैक्टीरिया में यह पाया जाता है। ये PET प्लास्टिक मतलब बोतल वाला प्लास्टिक खा सकता है। सुनने में तो सॉल्यूशन लगा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही माइक्रोब्स रेजिस्टेंस जीन भी ले जा रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ करी गई हैं। सुंदरबन में एक अध्ययन हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए। सुंदरबन जो कि इंडिया और बांग्लादेश का एक बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है, यहाँ पर हर दिन लगभग 3 अरब माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल बे ऑफ बंगाल में पहुँच रहे हैं। वैज्ञानिक मतलब कोलकाता IISR ने वहाँ के पानी से माइक्रोब्स कलेक्ट करे और उनके DNA की मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग करी। इससे पता चला कि 838 बार प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम जीन मिले। 17 अलग अलग प्लास्टिक को डिग्रेड करने की क्षमता दिखाई दी, लेकिन वही माइक्रोब्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स और मेटल रेजिस्टेंस जीन भी देखने को मिले थे। अब यहाँ पर एजी एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग की यदि हम बात करें तो देखिए, मान लो आपके पास एक दीमक है, लकड़ी खाता है और घर की सफाई करता है, लेकिन अगर वही टर्माइट मतलब दीमक जहर रोधी पॉइजन रेजिस्टेंस बन जाए तो उसको आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह से प्लास्टिक खाने वाले माइक्रोब्स अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो वे फ्यूचर में बीमारियां फैलाने वाले सुपर बग बन सकते हैं। इसलिए तो बोलते हैं इसको डबल एज स्वॉर्ड। पॉजिटिव साइड यही है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं ये, नेगेटिव यही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक खुद हॉटबेड बन जाता है जहां रेजिस्टेंस जीन्स आपस में बैक्टीरिया के बीच ट्रांसफ़र होते रहते हैं। दोस्तों आज है 31 अगस्त 2025 और दिन है रविवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं साइंस वाले सेक्शन की तरफ से, क्योंकि संडे के दिन एडिटोरियल वाला हिस्सा नहीं रहता है, इसलिए आज का मुख्य फोकस हमारा साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर रहेगा। पहले नंबर का जो आर्टिकल चर्चा करेंगे ये पार्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। लैंड यूज चेंज रिड्यूस फ्लोस इन चाइनास रिवर स्टेशन, मतलब चीन की नदियों में जो फ्लो है वो कम हुआ है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि जो लैंड यूज़ है वो चेंज हो रहा है। अब
वैज्ञानिकों की तरफ से एक मेन फाइंडिंग निकल कर के आई है, मुख्य निष्कर्ष, जिसमें बोला जाता है कि एक बड़े अध्ययन में पता चला है चीन की 70% से ज़्यादा हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन, जल विज्ञान स्टेशन पर नदियों का फ्लो कम हो गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। LUCC मतलब लैंड यूज एंड वेजिटेशन कवर चेंज। इसके अंतर्गत भूमि का उपयोग, वनस्पति आवरण में बदलाव देखने को मिला। इसके बाद क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड वेरिएबिलिटी मतलब जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घटनाएं हुई हैं। साथ ही साथ वाटर अब्स्ट्रैक्शन, डाइवर्जन एंड रेगुलेशन। आप पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं, पानी की दिशा को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, बांध बना दे रहे हैं, इस प्रकार से आपने पानी के बहाव को कम कर दिया है। चीन में लगभग 1500 नदियां हैं और उन पर 1046 हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन या फिर बांध चाइना ने बना के रखा। अब ये जो डिटेल्ड स्टडी सामने आई है, इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफिक साइंस एंड नेचुरल रिसोर्स बीजिंग के वैज्ञानिकों ने 1956 से 2016 तक का डेटा एनालिसिस किया। इसमें फैक्टर को 3 ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, लैंड यूज, वाटर रेगुलेशन मतलब बांध बनाना। तो पेपर 6 अगस्त को साइंस एडवांस जर्नल में पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रोल बताए जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहले की स्टडीज़ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज स्ट्रीम फ्लो बदलने का मुख्य कारण था, लेकिन वेजिटेशन ग्रीनिंग मतलब वनस्पति में बदलाव हो रहा है, ह्यूमन विथड्रॉल्स मनुष्य पानी निकाल रहा है, ये भी एक मुख्य रीजन है इस प्रकार से वाटर फ्लो कम होने का। रिसर्चर लोगों ने ये पाया है कि CCB और LUCC दोनों लगभग बराबर जिम्मेदार हैं, लेकिन नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी थोड़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। क्लाइमेट चेंज असर डाल रहा है, इसके अलावा लैंड यूज़ भी असर डाल रहा है, मगर जो हमारे द्वारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों ने 1986 को बेस ईयर माना था। 750 बांधों की यहाँ पर तुलना की जाती है, जहाँ पर डिक्लाइन फ्लो देखने को मिला, बाकी स्टेशंस में फ्लो इंक्रीज हुआ है। जिन 756 स्टेशन पर बहाव घटा है, यहाँ पर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज के चलते 53% केस में कमी और बढ़त देखने को मिली है। 47% केसेस में कमी को कम किया गया है, काउंटर बैलेंस इफेक्ट स्थापित किया गया है। इसके अलावा जिन 290 स्टेशन पर बहाव बढ़ा है, यहाँ पर 92% क्लाइमेट चेंज ने बढ़ोतरी का एक प्रकार से कारण रहा है। 8% में उसने कम कर दिया है क्लाइमेट चेंज ने पानी के बहाव को। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय असर भी हो सकते हैं। सेंट्रल और नॉर्दर्न चाइना, यहाँ पर स्ट्रीम फ्लो में कमी देखने को मिली है। 593 स्टेशंस में 40% तक की कमी आई है, 163 में 40% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है। 433 स्टेशन ऐसे थे जहां पर सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन देखने को मिला। एंड वहीं यदि हम यांगजे रिवर के निचले हिस्से में जाते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रीम फ्लो है वो बढ़ गया है, लेकिन फ्यूचर के थ्रेट्स अभी गए नहीं हैं। राइटर का कहना है कि चाइना की वाटर सिक्योरिटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले दशकों में क्लाइमेट चेंज कितना असर डालेगा। स्ट्रीम फ्लो डिक्लाइन होना मतलब इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, सोसाइटी और एग्रीकल्चर सब खत्म हो जाएगा। नॉर्दर्न चाइना की ड्राई रीजन में ये वाटर क्राइसिस ला देगा और भारत के साथ में यहाँ पर कनेक्शन बनाया जाता है। स्टडी चीन के लिए है, लेकिन इंडिया जैसे ट्रॉपिकल देशों पर भी ये लागू हो सकता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के पास 901 हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशन है। मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने बोला है कि पिछले 20 साल में मेजर रिवर के फ्लो में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखी है, लेकिन पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी घट रही है। रीजन है पॉपुलेशन बढ़ते जाना, अर्बनाइजेशन बढ़ते जाना, लाइफ स्टाइल बेटर होते जाना, पानी का ज़्यादा यूज़ बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है वो हमारी मानव के विकास, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन से जुड़ी हुई है। एंशिएंट ह्यूमंस इवॉल्व टू वॉक ऑन 2 legs इन 2 स्टेप मतलब प्राचीन मानव 2 चरण में अलग अलग स्टेप में
दो पैरों पर चलने के लिए डेवलप हुए हैं। एक ही बार में हम लोग दो पैरों पर चलना नहीं सीखे। बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ बाइपेडलिज्म, मतलब द्विपाद चाल की विशेषता। वॉकिंग ऑन टू लेग्स, मतलब दो पैरों पर चलना, यह सबसे बड़ा लक्षण है जो ह्यूमंस को अदर प्राइमेट्स जैसे कि कपी वानर जैसे जीव से अलग कर देता है। कुछ तो अलग है, कुछ तो खास बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। 100 साल से साइंटिस्ट लोग ये जानते हैं कि बाइपेडलिज्म मतलब दो पैरों से चलना, इसने हमारे एंसेंटर को एक यूनिक एवोल्यूशनरी पैथ प्रोवाइड किया है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि इसकी डेवलपमेंटल ओरिजिन्स कैसे करके हुई, विकास की उत्पत्ति कैसे करके हुई। यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ अर्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब पुराने सिद्धांत जो प्रस्तुत किए गए थे वो उतने ज़्यादा कारगर नहीं हैं, उतने ज़्यादा कहना चाहिए सफल साबित नहीं होते। पहले वैज्ञानिकों ने फॉसिल एनाटॉमी मतलब जीवाश्म की शारीरिक संरचना एंड बायोमैकेनिक्स जैव यांत्रिकी पर अध्ययन किया, लेकिन ये स्टडीज मॉलिक्यूलर और डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब आणविक और विकास संबंधी प्रक्रिया नहीं दिखा पाई थी। खास करके इलियम मतलब श्रोणि की चौड़ी वाली ऊपरी हड्डी, यहाँ पर प्राइमेट्स से कोई क्लियर समानता नहीं थे, इसलिए बदलाव को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। न्यू रिसर्च आई है जहाँ पर नया मेथड निकाला गया है। साइंटिस्ट ने ह्यूमन एम्ब्रियोनिक पेल्विस मतलब मानव भ्रूण की श्रोणि को अध्ययन किया है। मेथड के क्या तरीके हैं? हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक विज्ञान, कार्टिलेज जोन्स मतलब उपास्थिति क्षेत्रों को मैप करने के लिए, एंड माइक्रो सिटी स्कैनिंग क्यों यूज़ किया गया? बोन फॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा कंपैरिजन करी जाती है चूहा, चिंपैंजी, गेबून के एम्ब्रियोस के साथ में। फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चला है कि सिंगल सेल, मल्टी ओमिक्स और स्पाइकल ट्रांसक्रिप्टोमिक का यूज़ ये जानने के लिए हुआ है कि कौन से जीन्स और पैथवेज एक्टिव थे। यहाँ पर टू मेजर इनोवेशन दिखाए गए हैं। इलियाक कार्टिलेज ग्रोथ प्लेट, ठीक है। एप्स और माइस में वर्टिकल इलोंगेशन है, ह्यूमंस में हॉरिजॉन्टल एक्सपांसन है। पेल्विस मतलब श्रोणि चौड़ा और छोटा हो गया। वहीं हम बोन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन में देर से चालू हुआ था। पोस्टीरियर एज मतलब पिछली किनारे से शुरू होकर के बाहर की तरफ इसका फैलाव हुआ। इससे कार्टिलेज को ज़्यादा समय मिला विड्थ में एक्सपांड होने का, उसके बाद ही हमारी बोन का निर्माण हुआ। इसके बाद डीएनए एंड रेगुलेटर, साथ ही साथ टू स्टॉप एवोल्यूशन की बात यहाँ पर की जाती। काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए साइंटिफिक लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो टाइमिंग है एंड प्लेसमेंट है डेवलपमेंटल रेगुलेटर के नेटवर्क से जुड़ा, और ये रेगुलेटर ह्यूमन डीएनए चेंजेस से शेप हुए। टू स्टेप एवोल्यूशन की बात करते हैं तो फाइंडिंग ये सजेस्ट करती है कि बाइपेडलिज्म दो स्टेप से आया। सबसे पहले तो रीडायरेक्टिंग कार्टिलेज ग्रोथ मतलब उपास्थिति वृद्धि को नई दिशा मिली। डिलेइंग बोन फॉर्मेशन हड्डी निर्माण को देर से शुरू करना। इससे ह्यूमन एम्ब्रियोस मतलब मानव का जो भ्रूण है इसने एक वाइड पेल्विस पाया जो अपराइट वॉकिंग और चाइल्ड बर्थ दोनों के लिए जरूरी था। अगली वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये बताती है कि वैज्ञानिक लोगों ने डीएनए स्टडी से पाया है कि लगभग 4200 साल पहले घोड़ों के इस एक खास जीन जिसका नाम है GSDMC जीन, इसमें बदलाव आया। इस बदलाव से घोड़े तेज, मजबूत और सवारी योग्य बन गए, जिसको इंग्लिश में राइडेबल बोलते हैं। इसका असर सिर्फ घोड़ों पर नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पर पड़ा है, जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट और वारफेयर पूरी तरह से चेंज हो गया था।
डिस्कवरी की बात करें तो वैज्ञानिक लोगों ने एंशियंट हॉर्स बोन्स मतलब प्राचीन घोड़े की हड्डी का डीएनए एनालिसिस किया। उनको पता चला है कि GSDMC जीन में बड़ा बदलाव 4200 साल पहले हुआ। रोल की बात करें, ये जो जीन होता है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट जीन है। ये जीन कंट्रोल करता है बॉडी की शेप को, स्पाइनल स्ट्रक्चर को, मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब चलने भागने का संतुलन एंड स्ट्रेंथ को। मतलब इस बदलाव से घोड़े पहले से ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगे, मजबूत बने और उन पर इंसान आसानी से बैठ कर के राइड कर सके। ये जो अध्ययन है चूहों के ऊपर किया गया। एविडेंस फ्रॉम माइस, साइंटिस्ट ने माइस में GSDMC जीन को बदल करके देखा। चूहों की रीढ़ की हड्डी और जो मूवमेंट एबिलिटी है वो चेंज हो गई थी। इससे कंफर्म हो गया है कि यही जीन घोड़ों की राइडिंग एबिलिटी का कारण है। ह्यूमन पर असर क्या हो सकता है। GSDMC जीन का ये बदलाव हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। इंसानों ने पहली बार हॉर्स राइडिंग चालू करी, फास्टर ट्रैवलिंग चालू हुआ, माउंटेड वारफेयर मतलब घुड़सवार सेना ने युद्ध की स्ट्रेटजी बदल कर रख दी। अगली वाली साइंस की जो न्यूज़ डिस्कस करेंगी है ट्रेडिशनल ब्रेल डिवाइसेस। ब्रेल उपकरणों से रिलेटेड है जो कि विजुअली इम्पायर्ड लोगों को पढ़ने में हेल्प करते हैं। मतलब जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो लोग इस प्रकार की डिवाइस करके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिक्कत ये है कि इस प्रकार की मशीनें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, गिरने से टूट जाती हैं और ज़्यादातर सिर्फ एक लाइन टेक्स्ट ही दिखाती हैं। अब साइंटिस्ट ने एक नया मल्टी लाइन हार्डी ब्रेल डिवाइस बनाया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वाटर रेजिस्टेंट एंड मल्टीपल लाइन दिखा सकता है। अब ओल्ड और यदि हम ओल्ड डिवाइस की बात करें तो क्या था, एग्जिस्ट ब्रेल डिस्प्लेस ज़्यादातर ख़राब हो जाता था जल्दी से, काफ़ी महंगे भी होते थे, मात्र एक ही लाइन ये दिखाते थे जिससे पढ़ना काफ़ी स्लो और लिमिटेड हो जाता था। अब नई डिवाइस आई है, ये कैसे काम करेगी तो देख लीजिए। अब नए किस्म की जो डिवाइस है इसमें रबर मेम्ब्रेन लगी है। जब इन्हें छोटे छोटे कंबंसन बर्स्ट मतलब ऊर्जा के झटके मिलते हैं तो ये उलट पुलट होकर के डॉट बना लेते हैं। इस तरह हर डॉट जल्दी ऊपर उठ करके ब्रेल कैरेक्टर बना जाता है। लेस देन 1 मिलीसेकेंड में ही ये काम हो जाता है। इसकी कुछ फीचर्स हैं जैसे कि फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, हर डॉट बहुत तेज गति से ऊपर उठता है, वाटर रेजिस्टेंस भी है, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, फिंगर प्रेशर आसानी से ये सह लेगा। साइंस की जो अगली न्यूज़ आई है ये बोर्नियो में पाए जाने वाले ओरांगटान से रिलेटेड है। साइंटिस्ट ने बोर्नियो फॉरेस्ट में वाइल्ड ओरांगटान्स मतलब जंगली ओरांगटान बंदर के ऊपर स्टडी किया है। उन्होंने पाया है कि जब जंगल में फ्रूट्स और एनर्जी रिच फूड्स कम हो जाते हैं मतलब ऊर्जा वाले भोजन कम हो जाते हैं तो ऐसे समय में ये जो बंदर हैं अपने स्टोर्ड बॉडी फैट को ग्लूकोज में बदलते हैं और ब्रेन को एनर्जी देते हैं। और जब फ्रूट्स काफ़ी मात्रा में मिलने लग जाते हैं तो वे अपनी फैट रिजर्व फिर से चालू कर देते हैं, चर्बी का भंडारण फिर से चालू कर देते हैं। रिसर्च कैसे हुआ, रिसर्चर ने ओरांगटान्स के डाइट कई सालों तक ट्रैक किए। उन्होंने यूरिन सैंपल टेस्ट किए ताकि पता चल सके कि शरीर में एनर्जी कैसी बन रही। फैमाइन टाइम अकाल या फिर कमी के टाइम जब जंगल में फ्रूट्स कम थे तो ओरांगटान्स ने स्टोर्ड फैट को तोड़ा और ग्लूकोज बनाया। इससे उनका ब्रेन स्मूथली काम करते रहा भले ही खाना कम मिले। प्लेंटी टाइम में जब फल पर्याप्त मात्रा में थे, जब फ्रूट्स और रिच फूड बहुत मिलते थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा खाया और अपने फैट को स्टोर करके रखा। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे लचीलापन। स्ट्रेटजी की बात करें, ओरांगटन्स का ये तरीका प्रोटीन प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटजी कहलाता, मतलब शरीर पहले प्रोटीन और दिमाग की एनर्जी बचाने पर ध्यान देता है, बाकी बाद में। यही स्ट्रेटजी उनको फेमाइन में सरवाइव करने में हेल्प करती है। ह्यूमन कनेक्शन कैसे है, ह्यूमन के पास आजकल कांस्टेंट एक्सेस मतलब लगातार अनाज अवेलेबल रहता है, एनर्जी डेंस है, लेकिन प्रोटीन पुअर फूड जैसे कि फास्ट फूड, चिप्स,
शुगरी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा स्टोर करके रखते हो। इससे मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है और यही मेटाबॉलिक डिसीज़, डायबिटीज़, फैटी लिवर, बीपी की समस्या को बढ़ाने का काम कर रहा है। ओरांगटान जैसे कोई इंसान समर में फ्रिज भर कर के रखता है और ज़रूरत पड़ने पर खाता है। ह्यूमन आज के टाइम में क्या है, जैसे कोई इंसान रोज़ बाहर फास्ट फूड खा रहा है और कभी स्टोरेज पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जा रहा है।